कैसे हो दोस्तों? मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नई चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ नई चीजों को पढ़ने का मतलब ये होगा कि हम इन बातों को ध्यान में रखकर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भैया सिलेबस के हिसाब से किस प्रकार से पढ़ा जाए। क्योंकि कई सारे बच्चे जो रहते हैं वो तैयारी करते हैं, सभी लोग तैयारी करते हैं, पर तैयारी के दौरान किसी बच्चों का सिलेक्शन होता है और कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सिलेक्शन ना होने में कई सारे कारण रहते, परंतु उसमें से एक कारण सिलेबस का गहन अध्ययन नहीं किया जाना। और जब सिलेबस को पढ़ता ही नहीं है व्यक्ति, तो स्वाभाविक रूप से वो उस एरिया को ही क्लियर नहीं कर पाता जिसकी डिमांड एग्जाम की है, एग्जामिनर की है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर आज हम ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। पर ज्योग्राफी जब शुरू करने वाले हैं, जिसको हम प्रॉपर ज्योग्राफी, हम फंडामेंटल ज्योग्राफी कहते हैं, तो आज के दिन हम उसके पाठ्यक्रम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये पाठ्यक्रम ज्योग्राफी का यूपीएससी के हिसाब से, एमपीपीएससी के हिसाब से क्या है, 2019 जो पुराना सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर एमपीपीएससी के, और 2020 और यूपीएससी के हिसाब से उसकी सिलेबस की क्या डिमांड। दूसरी बात, इस सब्जेक्ट का अन्य सब्जेक्टों से क्या संबंध है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखना मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि यदि आप कुछ क्वेश्चन अगर देखें मेंस के, यदि आप कुछ क्वेश्चन देखें अपने पीटी के, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कभी भी ज्योग्राफी हो या ज्योग्राफी की जगह कई अन्य सब्जेक्ट लो, जैसे कि आप इतिहास लो, हिस्ट्री, या हिस्ट्री की जगह आप पॉलिटी लो, पॉलिटी की जगह आप इकोनॉमी लो, कभी भी कोर पूछता है तो वो सिंगल कोर नहीं पूछता, उसके साथ में सब्स्टिट्यूट के रूप में दूसरे सब्जेक्ट को रिलेट करके वो पूछने की कोशिश करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमें ये भी देखना है कि इसका संबंध अन्य सब्जेक्टों से क्या है। आगे समझ में। साथ में हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। हर सब्जेक्ट के पढ़ने की एक तरीका रहता है, एक पैटर्न रहता है, तो हमें कैसे पढ़ना है, इन तीन बातों को हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। सबसे पहले आते हैं हमारे सिलेबस पर। ज्योग्राफी का अगर हम सिलेबस देखें तो ज्योग्राफी का सिलेबस हमें यूपीएससी में, और ये हमने बना दिया एमपीपीएससी। यदि हम ज्योग्राफी में देखें यूपीएससी का सिलेबस, तो हमें पेपर नंबर फर्स्ट मेंस में दिखाई देता है, और यदि हम पीटी के हिसाब से देखें तो पीटी के हिसाब से इसमें भी हमें 100 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस का हमें वेटेज दिखाई देता है। तो इस हिसाब से हमारे इसका महत्व ज्यादा। तो यूपीएससी में जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस को ध्यान में रखकर यदि मैं बोलूं तो इसने क्या बोला है, विश्व का मानचित्र। क्या बोला है, विश्व का मानचित्र। दूसरा, उपलब्ध संसाधन, और तीसरा बोला है भौतिक घटनाएं। उसने ये नहीं कहा सीधे सीधे कि भैया हमें भूकंप कैसे आता है ये बताओ। उसने ये नहीं बोला कि कहां पर कोयला है, कहां पर यूरेनियम है। उसने बोला, एक शब्द बोल दिया, उपलब्ध संसाधन। कहां पर, विश्व में। तो विश्व मानचित्र जो लास्ट जो हमने वीडियो देखे 17 वीडियो, उसके माध्यम से हमें एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि कहां कहां पर कौन कौन सी सिटी है और कहां कहां पर कौन कौन से संसाधन प्राप्त जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने देख चुके, पर जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे प्रॉपर रूप में तो वहां पर भी हम देखने की कोशिश करें। दूसरा, उपलब्ध संसाधन के बारे में उसने दो रूपों में
पूछने की बात, जब हम ज्योग्राफी का आज सिलेबस को हम अलग रूप में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा। तीसरा जो उसने भौतिक घटनाएं बोली, ये भौतिक घटनाएं कई प्रकार की होती है, तो इसका एक अलग ही पोर्शन है। वो पोर्शन हमें पढ़ने में कब आता है, जब हम भौतिक भूगोल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो ये कह सकता था कि आप भूकंप के बारे में बताओ, सबके बारे में बताओ, जो पृथ्वी पर घटित होता है उसे कहा जाता है भौतिक घटनाएं। उसने कोई एक घटना नहीं बोली, उसने सब घटनाओं को कंक्लूड किया, कहा कि भौतिक घटनाएं, ये बात उसने कही। इसी के साथ यदि हम एमपीपीएससी के सिलेबस पर आए, यदि एमपीपीएससी के सिलेबस पर आए तो ये भी पेपर नंबर फर्स्ट मेंस में आता है, पेपर नंबर फर्स्ट। और साथ में यदि हम पीटी में देखें तो पीटी में भी हमें समझ में आता है कि 15 क्वेश्चंस के करीब करीब हमें इसका वेटेज दिखाई देता है। तो साहब जब 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चनों का महत्व कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। जब 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं महत्व बढ़ रहा है, तो हमें इस पोर्शन पर थोड़ा वेटेज ज्यादा देना चाहिए। और यही कारण है कि जो वीडियो लेक्चर मैंने शुरू करे उसमें मैंने हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी को रखा। इसके सिलेबस में हमें दिखाई देगा 2019 का जो सिलेबस है वो सिंपल सा सिलेबस। उसने भारतीय मानचित्र, क्या बोला, भारतीय मानचित्र के विषय में पूछा, साथ में कुछ घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, आपदा और जल के बारे में पूछने की कोशिश। ये हो गया हमारे पीटी के हिसाब से सिलेबस, सॉरी एमपीपीएससी के हिसाब से सिलेबस, और ये हो गया यूपीएससी के हिसाब से सिलेबस। हमें ये ध्यान में रखना है कि भैया यूपीएससी के पेपर नंबर फर्स्ट जो मेंस का रहता है, जिसको हम पीटी के बाद में जाते हैं, तो वहां पर ये 3 पॉइंटों पर पूछने, ये उन्होंने क्या किया, मूर्त रूप नहीं दिया, अमूर्त रूप में कहा कि आपको पढ़ना सभी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पढ़ा क्या जाए। तो मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा कि पढ़ा क्या जाए। तो इतना समझ में आया साहब? जब इतना समझ में आया तो आगे हम चलते हैं कि आगे हमें ज्योग्राफी के जो बातें अन्य हैं उनको हम कवर करते हैं। पाठ्यक्रम हो गया था, इसके बाद ज्योग्राफी का अन्य सब्जेक्टों से रिलेशन। ज्योग्राफी एक नवीन सब्जेक्ट है, ज्यादा पुराना सब्जेक्ट है, इसलिए शोध कार्य लगातार बढ़ रहे हैं। पर ज्योग्राफी क्या है, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं भूगोल, तो भूगोल कहलाता है पृथ्वी का अध्ययन। क्या कहलाता है? पृथ्वी का अध्ययन। तो पृथ्वी पर होने वाली जो भी घटनाएं होती है उसे कहा जाता है भूगोल, जिसमें हम पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन। पर ये पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं, मतलब ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के नीचे और ऊपरी क्षेत्र पर हमें कई सारी घटनाएं होते हुए दिखाई देती है। तो कहां पर होती है? जहां पर जीव रहते हैं, जहां पर जंतु रहते हैं, जहां पर पेड़ पौधे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जीव जंतु पेड़ पौधे जहां पर रहते हैं उन क्षेत्र को कहा जाता है पर्यावरण। क्या कहा जाता है? पर्यावरण। तो ज्योग्राफी का सीधा सीधा लिंक अप आता है पर्यावरण। और ये पर्यावरण जो है वो यूपीएससी के सिलेबस में हमें पेपर नंबर 3 में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? पेपर नंबर 3 में, मेंस के हिसाब से। किसके हिसाब से? मेंस के हिसाब से। दूसरा, आप सभी को पता है जब भी ज्योग्राफी में हम पृथ्वी के का जब अध्ययन करते हैं तो इसमें हमें पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? घटनाओं का। जब घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ये घटनाएं कभी कभार होती है तो उस होने के कारण कभी कभार मानवीय जीवन संकट में आता है, और मानवीय जीवन जब संकट में आता है तो उसके कारण
हम उस संकट को कहते हैं आपदा। क्या कहते हैं? आपदा। और ये आपदा भी यूपीएससी के हिसाब से पेपर नंबर 3 में हमें दिखाई देता है आपदा प्रबंधन। क्या आता है? आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं इसका सब्जेक्ट पर्यावरण से भी दिखाई देता है। किससे दिखाई देता है? आपदा प्रबंधन। तो वहीं ये भी ध्यान में रखिए, अगर पृथ्वी का संतुलन ठीक रहेगा तो स्वाभाविक रूप से पृथ्वी बनती है कई सारे तत्वों से, जिसमें रहती है भूमि, और भूमि पर रहती है मिट्टी, और मिट्टी जब अच्छी रहती है तो स्वाभाविक रूप से कृषि भी क्या होती है? अच्छी। तो स्वाभाविक रूप से इसका संबंध किससे आता है? कृषि, एग्रीकल्चर से। और ये भी आता है एक अलग ही शब्दों में यूपीएससी में रखा है। किसने? यूपीएससी के अंतर्गत। और यूपीएससी ने अलग ही शब्दों में लिखा है कृषि। तो हमें जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि इसका संबंध कृषि से भी है। किससे संबंध है? कृषि से भी। आपको यह भी पता है कि भैया जहां पृथ्वी पर घटनाएं होती है तो कई सारे ऐसे स्पॉट भी आते हैं जहां पर ऊर्जा भी दिखाई देती है। तो हम पढ़ेंगे ऊर्जा, तो वहां पर हमें ऊर्जा या एनर्जी से भी इसका संबंध दिखाई देता है। तो मतलब ज्योग्राफी अपने आप में एक सब्जेक्ट दिखता है, परंतु उसके इंटरलिंक कई अन्य सब्जेक्टों से होते हैं, जैसे पर्यावरण, जैसे आपदा प्रबंधन, जैसे कृषि, जैसे ऊर्जा। हम इन सब सब्जेक्टों को इंक्लूड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम जब इंक्लूड करेंगे तो ही हम उस प्रश्न के चैलेंज को सॉल्व कर पाएंगे जो यूपीएससी हमारे सामने, जो पीएससी हमारे सामने रखता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक के? अब हम इनके आगे हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम ज्योग्राफी को पढ़े तो पढ़े कैसे, और पढ़े तो पढ़े कैसे, और ज्योग्राफी में हमें आगे के लेक्चरों में किस प्रकार से पढ़ना है, उन बातों को भी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो हम आगे आप देखते हैं। ये हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है, इसे अगर पढ़ना हो तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों। केवल ज्योग्राफी। पहला, जिसमें हम भौतिक भूगोल कहते हैं। कौन सा भूगोल कहते हैं? भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा जो रहता है उसे हम आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। तीसरा रहता है सामाजिक भूगोल। ये तीनों ज्योग्राफी के ही, पर पढ़ने सहूलियत के हिसाब से बहुत सारे ज्योग्राफी के जो प्रमुख विद लोग रहे उनके द्वारा ज्योग्राफी को 3 भागों में बांटने की कोशिश की। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा आर्थिक भूगोल, तीसरा सामाजिक भूगोल। भौतिक भूगोल का संबंध अपने आप आर्थिक भूगोल से होता है। जब अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक भूगोल का उपयोग अच्छे से हो रहा होगा, तो उसके आधार पर समाज भी अच्छा होगा। मतलब ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंकअप है। आप ये ध्यान में रखिएगा। कभी इनको पढ़ना अलग अलग, परंतु इन तीनों को एक साथ इंक्लूड करके क्वेश्चन को लिखने की कोशिश भी करना। यहां तक है कोई दिक्कत? इस भौतिक भूगोल हम आगे चलकर और भी भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। ये भौतिक भूगोल सबसे पहले जो बढ़ता है उसे कहा जाता है भू आकृति विज्ञान। कौन सा विज्ञान? भू आकृति विज्ञान। इस भू आकृति विज्ञान नाम से समझ, भू आकृति है भूमि की आकृति, मतलब भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो पहला आयाम बनता है उसमें हम भू आकृति विज्ञान, मतलब पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर तथा पृथ्वी की सतह के अंदर पाए जाने वाली आकृतियों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। मतलब हम पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में,
हम क्या करेंगे, अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। फिर भौतिक भूगोल का दूसरा रूप, इसमें आता है जलवायु, या मैं सीधे सीधे कहूं तापमान को हम पढ़ेंगे। जब तापमान पढ़ेंगे तो जलवायु अपने आप क्लियर रहेंगे। तो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हम तापमान, टेम्परेचर, जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। इसका मतलब होता है वायुमंडल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वायुमंडल। तापमान का क्या इंपॉर्टेंट रहता है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इस पूरे भौतिक भूगोल में, इस पूरे आर्थिक भूगोल में, इस पूरे सामाजिक भूगोल में। अगर मैं छोटे से रूप में बता दूं, तापमान ज्यादा होगा अगर पृथ्वी का, तो स्वाभाविक रूप से तापमान ज्यादा होगा, और ये मैं पृथ्वी को बनाता हूँ और ये भूमध्य रेखा को बनाता हूँ, और इस क्षेत्र पर तापमान लगातार बढ़ते रहेगा और बढ़ते रहेगा 0 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि सूरज की कैसी किरणें पड़ रही है यहाँ पर, सीधी। जब सीधी किरणें पड़ रही है और तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी, ज्यादा। और वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से जो ऊपर की सतह पर, मतलब मंडल के ऊपर, वहां पर संघनन की क्रिया भी क्या होगी, ज्यादा। जब संघनन की क्रिया ज्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से वर्षा होने की संभावना भी क्या होगी, ज्यादा। तो कुछ जगह पर यदि हम 23 डिग्री पर बोले, तो 23 डिग्री पर अगर ऐसी क्रिया होगी तो वहां पर आपको तापमान जब ज्यादा दिखाई देगा तो वहां पर सूखे की संभावना बनेगी। अगर तापमान ज्यादा होगा तो कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगा पूरा ड्राई डेजर्ट जैसा एरिया बन जाएगा। तो तापमान का बहुत जगह पर महत्व है। मैं उन सब बातों को तापमान में बताने की कोशिश करूंगा। जब आपको तापमान बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब आप बहुत अच्छे से बता पाओगे कि भैया कि किस प्रकार से जलमंडल कार्य करता है, किस प्रकार से जलमंडल। तो हम इसमें खासकर समुद्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, समुद्र। इस समुद्र में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि समुद्र की लवणता, क्या लवणता मतलब सैलिनिटी। प्राय प्रश्नों में पूछा जाता है कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में कहां पर सबसे ज्यादा लवणता पाई जाएंगी, भूमध्य रेखा पर, या उसके ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र पर, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर, या उपध्रुवीय क्षेत्र पर। आपसे प्रश्न पूछा जाता है और आप जब इस बातों को रटते हो तो इसके कारण क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बनती। मैं यहाँ पर कुछ सिद्धांत, कुछ फंडामेंटल बताने की कोशिश करूंगा, तो आपकी लवणता का कभी भी आप जो एक्यूरेसी रहेगी, आप कभी भी बताने में और कभी भी उसको गलत करने में कभी भी मतलब गलत कभी होगा ही नहीं। मैं यहाँ पर ये उन बातों को क्लियर करूंगा। इसी के बाद में जब लवणता ज्यादा होंगी, कम होंगी, तो हम इसी के साथ में एक और टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें जलधारा, नाम सुना होगा आपने, जलधारा। जलधारा में आप सब जलधारा याद करते हो कि भैया अटलांटिक प्रवाह चल रहा है, फ्लोरिडा जलधारा चल रही है, आप लेब्राडोर जलधारा चलाओ, सब धारा चला दूंगे। मैं आपको कुछ फंडामेंटल बताऊंगा और फंडामेंटल के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो जलधारा रहती है कुछ नियमों का अनुपालन करती है। अगर ये नियम आपको पता चल गए तो आप कभी भी ठंडी और गर्म जलधारा के आधार पर कभी भी आप ये संकोच नहीं करोगे कि मुझे जलधारा पता नहीं। जैसे ही जलधारा आपको पता चल जाएंगी तो जलधारा के आधार पर आप कई सारी चीजों को आप अध्ययन कर पाओगे, और इसी के आधार पर आपको एक और चीज पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसका नाम है प्रवाल भित्ति। क्या नाम है? प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ। हम उसे पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। और कोरल रीफ के बाद में हम अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर ज्वार भाटा। क्या पढ़ेंगे? ज्वार भाटा। ये हो गए हमारे भौतिक भूगोल के 3 पोर्शन, जिसमें मैंने भूआकृति विज्ञान में बताया कि हम कई सारे पोर्शन को लेंगे। जलवायु, जलवायु भैया बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्रमुख रूप से तापमान को अगर समझ में आ जाएगा ना आपको, तो आप कभी भी बता दोगे कि भैया यहाँ पर तापमान ज्यादा है और तापमान ज्यादा होने के कारण वर्षा हो रही है, और यहाँ पर तापमान ज्यादा है परंतु क्यों वर्षा नहीं हो रही, आप सब चीज बताओगे। इन सब बातों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आता है भैया
आर्थिक भूगोल, इसे मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। नोट करते रखिएगा, थोड़ी सी कॉपी अपने पास में रखोगे और कॉपी के साथ में अगर वीडियो को देखोगे तो अपने आप आपके नोट्स भी बनते चले, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो मैं यहां से मिटा देता हूं ताकि मैं आर्थिक भूगोल को आपको बता सकूं। हम देखते हैं आर्थिक भूगोल। अब ये आर्थिक भूगोल जो आएगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भैया ये आर्थिक तंत्र की बात कर रहा है, और जब ये आर्थिक तंत्र की बात करता है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले खनिज संसाधनों के विषय में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? खनिज संसाधनों के विषय में, और साथ में खनिज संसाधन पर आधारित उद्योगों के विषय में हमें पढ़ना है कि भैया भारत में और पूरे विश्व में कहां कहां पर उद्योगों की स्थापना हुई, क्यों हुई, उनके बारे में पढ़ेंगे। उद्योग वहीं पर क्यों स्थापित किए गए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। खनिज संसाधन कहां पर है, क्यों बने, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ में जब खनिज संसाधन और उस पर आधारित उद्योग जब लगते हैं तो जनता का वहां पर जमघट होता है, और जब जनता की थोड़ी धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ते जाती है तो उस समय में हमारे पास नया एक टॉपिक उभर कर आता है, उसे कहा जाता है सामाजिक भूगोल। और हम सामाजिक भूगोल में पढ़ने की कोशिश करेंगे नगरीयकरण। क्या पढ़ेंगे? नगरीयकरण। और ये नगरीकरण में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि नगरीकरण किस प्रकार से सतत हो सके, किस प्रकार से संपोषणीय हो सके, हम उस बात को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि भैया इस अवधारणा को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा किस योजना का अनुपालन किया जा रहा है। तो आप सभी को पता है स्मार्ट सिटी परियोजना क्या है, तो हम वहां पर देखेंगे। अमृत योजना क्या है, हम वहां पर उन सब बातों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से हमारा ज्योग्राफी का जो थोड़ा सा सिलेबस थोड़े से रूप में मैंने उसको बताने की कोशिश करी। तो कल के लेक्चर से हमारा भौतिक भूगोल शुरू होगा, और भौतिक भूगोल के पूरे लेक्चर अगर हम माने तो हम अगर 30 मिनट के लेक्चर को हम लेते हैं तो हमें समझ में आएगा 30 मिनट के लेक्चर के हिसाब से हम 25 के करीब करीब लेक्चर भौतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल के कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको अन्य कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उन सब्जेक्टों के विषय में भी आपको जानकारी समय समय पर देते रहूं। ठीक है? यदि आपको वर्तमान का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस सब्जेक्ट से संबंधित लगातार क्लासेस के विषय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।